जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वन एवं वन प्राणी संसाधन को शुरू किया था, इसमें हमने संरक्षण को पढ़ा था और लास्ट वीडियो में हमने यह कहा था कि हम इंटरनेशनल नियम को समझेंगे कि इंटरनेशनल नियम है क्या, जीव को संरक्षण करने के लिए तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियम किस प्रकार बनाए गए, तो उसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो लेक्चर। वन्य जीव के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है, मतलब वन जीव का अगर हमको संरक्षण करना है तो उसके लिए हम लोग को कोई कानूनी प्रावधान भी तो होना चाहिए, और उसी तरह का कानूनी प्रावधान क्या है उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो कानूनी प्रावधान है वो अंतर्राष्ट्रीय नियम में आ जाता है। सभी विश्व, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, सभी राष्ट्र मिलकर कोई ना कोई नियम बनाए हुए हैं, वही नियम जो अंतर्राष्ट्रीय नियम में उल्लेख है, ताकि हम जो है जीव का संरक्षण कर सके, ताकि वन्य जीव को हम बचा सके, वही अंतर्राष्ट्रीय नियम है। तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए दो या दो से अधिक राष्ट्र के समूह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाया जाता है। मतलब अगर दो राष्ट्र, या तो एक राष्ट्र या तो दो राष्ट्र, और दो से अधिक राष्ट्र जब मिल जाए एक जगह पर और कोई नियम बनाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय नियम कहलाता है। और किसके समक्ष बैठकर, तो किसको ध्यान में रखते हुए, तो वन्य जीव और वन प्राणी संसाधन को ध्यान में रखते हुए अगर नियम को बनाए तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं। किसके संरक्षण में? वन के जीव के संरक्षण के लिए। जैसे प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन किया गया था, वेटलैंड कन्वेंशन किया गया था, जो अभी सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण के रूप में माना जाता है, वेटलैंड कन्वेंशन। उसके बाद राष्ट्रीय कानून बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाद राष्ट्रीय कानून का भी एक प्रावधान है, किसमें? एक कानूनी प्रावधान के तौर पर, ताकि जीव को हम संरक्षण कर सके, ताकि हम जीव को बचा सके। तो राष्ट्रीय कानून में भारत में वन्य जीव के संरक्षण के लिए संविधान है। अब भारत एक ऐसा देश है जहां पर इंसान के साथ साथ वन एवं वन्य जीवों के लिए भी संविधान में उल्लेख है, ताकि उसका संरक्षण कर सके, ताकि हम उसको बचा सके। तो धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 और 51 प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के लिए ये राष्ट्र कानून बनाया गया है। कि राष्ट्र में कानून इसलिए बनाया गया है, 47 हो गया, 51A हो गया, ताकि संरक्षण कर सके किसका? तो वन्य जीव का संरक्षण कर सके, ताकि प्रकृति का हम संरक्षण कर सके। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ताकि हम वन्य जीव को बचा सके, जहां पर लोग आपस में आके मीटिंग कर सके और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाए कि सभी संरक्षण किया जाए। किसका संरक्षण किया जाए? तो सभी वन्य जीव का संरक्षण किया जाए, सभी प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण किया जाए। फिर वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 का गठन किया गया, संशोधित एक्ट 1991 का गठन किया, और यह सब सिर्फ एक चीज के लिए गठन किया जा रहा था, ताकि हम जीवों का संरक्षण कर सके, ताकि हम प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कर सके। जैव विविधता अधिनियम 2002 आता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 आता है, जिसमें जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण किया जाता है। और इस संरक्षण के तहत जीवों का संरक्षण एक अति महत्वपूर्ण चीज को बता दिया गया है, किसमें? जैव विविधता अधिनियम 2002 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थानीय या जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया। किसके? स्थानीय या जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया, ताकि वहां के लोग इस संरक्षण में योगदान दे सके, ताकि वहां के नेता, बुद्धिजीवी वर्ग एक जगह पर आके बैठ सके और वहां पर एक निर्णय ले सके कि हम भी संरक्षण कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसी के जैव विविधता अधिनियम 2002 के बाद ही राष्ट्रीय स्तर बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया और मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया गया। अब वन्य जीव का संरक्षण तो समझे। अब वन्य जीव का हमारे मानव काल में, हमारे जीवन काल में, हमारे आजीविका में या जैव विविधता का क्या उपयोगिता है, कि कहीं ना कहीं वन्य जीव हमको कोई तरह का इफेक्ट कर रहा है या किस प्रकार हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, उस चीज को समझने का भी हम प्रयास करेंगे। या जैव विविधता जो है आने वाले हर एक क्षण में जो हमारे सामने से कुछ ना कुछ गुजर जा रहा है, क्या गुजर जा रहा है? तो कहीं अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पर कोई कीड़ा आया है तो चला गया, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज जो हमारे सामने वो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, और उसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन काल में, उसी समझने का प्रयास करेंगे। तो वन्य जीव, हमने इस चैप्टर में वन्य जीव और वन्य प्राणी संसाधन को समझ रहे हैं। तो इस चैप्टर में वन्य जीव सबसे पहले होता क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करें। वन्य जीव क्या है? वन्य जीव कुछ नहीं, प्राकृतिक आवास से वातावरण में विकसित होने वाला पौधा या जंतु वन्य जीव है। मीन्स अगर प्राकृतिक आवास में अगर ये भी जन्म ले लेता है,
अपना पोषण करता है, अपना जीवन यापन करता है, तो ये भी एक वन जीव है। हम क्या है? वन जीव है। हम क्या है? वन जीव है। मीन्स वन जीव क्या है? प्रकृति के आवास में, मतलब प्रकृति के आवास में जो भी अपने जीवन काल को यापन कर रहा है वो क्या कहलाता है? वन जीव कहलाता है। चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो। वन जीव का दो भाग होता है, एक पादप होता है, एक जंतु होता है, एक फ्लोरा होता है, एक फौना होता है। पादप मतलब क्या होता है? पादप का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष, पौधा, वो पादप में आ जाता है। जंतु मतलब जानवर, मनुष्य वगैरह वगैरह, वो जंतु में आ जाता है। वन जीव से हमें क्या प्राप्त होता है? वन जीव से हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं, वन जीव से हम वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, वन जीव से हम रेशे के कपड़े को निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हम समझेंगे पादप क्या होता है। अब कहीं ना कहीं हम उसकी उपयोगिता को समझने का प्रयास करेंगे कि वन जीव होता क्या है। वन जीव को तो होता क्या उसे समझ लिया, अब उपयोगिता क्या है इसका। तो कहीं ना कहीं उसका दो भाग है, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का अर्थ होता है पादप और इसका होता है जंतु। तो पादप का मतलब क्या होता है? मतलब एक चीज हम जानते हैं कि संसार में जितना भी जलवायु है, जितना भी क्लाइमेट है, वो हमारे भारत में पाया जाता है। अगर पूरे विश्व का जलवायु को एक तरफ कर दें और पूरे भारत को एक तरफ कर दें तो पूरे विश्व का जलवायु एक मेरे भारत में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, इसलिए प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार का वेजिटेशन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार का वृक्ष, पौधा, हरियाली वगैरह पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास विभिन्न प्रकार का जलवायु है और इन जलवायु को हम 8 भाग में बांटते हैं और वही जलवायु को समझने का भी हम प्रयास करेंगे कि कहां पर कौन सा वृक्ष ज्यादा उगता है, कहां पर कौन सा पौधा ज्यादा उगता है। सबसे पहले पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, मतलब हिमालय के पश्चिमी में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में, हिमालय के पश्चिमी वनस्पति क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा पौधा ज्यादा उगता है। तो इसका विस्तार पहले समझते हैं कहां से। कश्मीर से कुमाऊं तक है, कुमाऊं भी एक कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर से कुमाऊं तक पाया जाता है कौन सी? तो पश्चिमी हिमालय का वनस्पति क्षेत्र। इसमें चीड़ उगता है, देवदार का वृक्ष उगता है, कोनधारी का वृक्ष उगता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे पौधों पर कोई ना कोई तरह का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है ऊपर गए ठंडा है तो पौधा का पोषण, भरण पोषण कुछ अलग प्रकार से होगा। अगर नीचे गए गर्मी है तो हो सकता है वहां पर पौधा का भरण पोषण कुछ अलग प्रकार से होगा। तो ऊंचाई के साथ वृक्ष के प्रजाति में भी चेंज आता है। जैसे चीड़, देवदार, कोनधारी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा पादप में आता है पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र। वह पादप जो पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है। कैसे, कौन कौन सा होता है? ओक का वृक्ष पाया जाता है, छोटी बेंत तथा फूलों में सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरा हरा नजर आता है, चारों बगल ग्रीन नजर आता है, उसको क्या बोलते हैं? सदाबहार वृक्ष कहते हैं। और वही वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है। असम वनस्पति क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच में, जो असम में ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के क्षेत्र में के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है? असम वनस्पति क्षेत्र कहलाता है। मतलब असम का जो वनस्पति क्षेत्र वो किसके किसके बीच में है? ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच में है, जिसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन भी कहते हैं। मीन सदाबहार वन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वन जो है मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच में मिलता है। सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। क्या? सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र पंजाब में, पश्चिम राजस्थान में, उत्तर गुजरात के मैदान में यह शामिल है। क्या? सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र। अब अगर कहीं ना कहीं अगर राजस्थान में पाया गया तो यहाँ पर किस प्रकार का वृक्ष पाया जाएगा? कांटा वृक्ष, कांटे व तरह का वृक्ष पाया जाएगा। पंजाब में पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सदाबहार जो गुण है, सदाबहार वृक्ष के टाइप का जो फॉरेस्ट है या वृक्ष है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, यहाँ पर सिंचाई की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर हो सकता है चीड़ भी मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर कैक्टस वगैरह जो कांटादार वृक्ष रहता है वो वगैरह वो सब मिलता है। गंगा के मैदानी वनस्पति क्षेत्र, जो गंगा के मैदान में पाया जाता है, तो इसका फैलाव कहां से कहां तक है? अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच में इसके क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा गया है। गंगा के क्षेत्र को, गंगा के मैदानी क्षेत्र को कहां पर रखा गया? अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच में इस क्षेत्र को रखा गया। आप देख लीजिए, गंगा का क्षेत्र के बीच में अगर रखा गया है तो कहीं ना कहीं उपजाऊ जमीन होगा, और उपजाऊ जमीन होगा तो हो सकता है यहाँ पर फसल का ज्यादा मात्रा होगा, हो सकता है यहाँ पर वृक्ष की मात्रा में कमी होगी।
दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र, मतलब दक्षिण के पठार में, दक्षिण जो पठार है, जैसे हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे हम ले लेते हैं मालवा, ले लेते हैं मालवा का पठार, मतलब कर्नाटका के क्षेत्र में या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो दक्षिण के पठारी वनस्पति क्षेत्र में, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इसमें जितना भी दक्षिण का पठार क्षेत्र है वो सम्मिलित होता है, और यहाँ पर पतझड़ वाले वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर पतझड़ वाले वृक्ष ज्यादा पाया जाता है। पतझड़ पाने का क्या कारण है? क्योंकि ये पठार पर पाया जाता है, पठार पर धूप की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, इसके कारण पत्ता झड़ जाता है, इसे हम पतझड़ वाले वृक्ष कहते हैं। मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र भी एक प्रकार का इसका अंग है, किसका? पादप का। मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र, मालाबार कौन सा? जो तमिलनाडु के क्षेत्र में रहता है, तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो पाया जाता है वो मालाबार तट है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? गरम मसाला, सुपारी, नारियल, रबड़ का वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र में। अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र, अब अंडमान निकोबार में भी कोई ना कोई तरह का वनस्पति पाया जाता है जो कि हमारा ही भारत का हिस्सा है। वो पादप में एक पादप का एक अंग है, पादप का एक 8 वनस्पति क्षेत्र का एक अंग है। वो यहाँ पर क्या पाया जाता है? सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, अर्ध सदाबहार और समप्रजातीय जंगलों की प्रमुखता यहाँ पर पाई जाती है। मतलब समप्रजाति, सभी प्रकार का प्रजाति का वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? अंडमान वनस्पति क्षेत्र में। एक रिपोर्ट जारी कर दिया जाता है बॉटनिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण के द्वारा, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हमारे पूरे भारत में 47,000 पेड़ पौधे की प्रजाति है, जिसमें 45% प्रजातियां देसी है। कितनी? 35% प्रजाति जो है वो देसी है। मीन्स देसी कहने का मतलब भारत में ही है सिर्फ, और वो ऐसा कहीं नहीं पाया जाता है। सोच लीजिए, सिर्फ 35%, 47,000 में ऐसा पेड़ पौधा है जिसमें 35% जो है प्रजाति देसी प्रजाति है, जो कि सिर्फ भारत में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। यही था आज का वीडियो लेक्चर 1 एवं 1 प्राणी संसाधन का। तो आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।